नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु रविवार पुस्तक वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह हम आपके सामने उपस्थित है एक नई कहानी संग्रह के साथ। इस बार ये कहानी संग्रह है एक कहानी और। तो रमेश पोखरियाल जी की रचना संसार पर जो ये परिचर्चा हो रही है उसके अंतर्गत आज ये स्याही ब्लू रविवार पुस्तक की 7वीं श्रृंखला है। और इसमें जो हमारे साथ वार्ताकार जुड़े हुए हैं, चर्चाकार जुड़े हुए हैं, हम आपको बता दें वो प्रोफेसर नरेश मिश्र हैं, डॉक्टर हरिराम पाठक जी हैं, डॉक्टर राज नारायण शुक्ल और डॉक्टर माला मिश्र हैं और डॉक्टर अरविंद्र कुमार जी हैं। तो होली का शुभ अवसर है और होली की शुभ संध्या कहिए इसको। और रंगों का त्योहार है और रंग बिरंगी कहानियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं चर्चा के लिए। और चर्चा में जुड़े हुए मेहमानों का हम आपका स्वागत करते हैं, जो दर्शक का जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करते हैं। और हम इस कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारे संरक्षक जो हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास लिए चलते हैं आपको। वो एक शुरुआती परिचय के साथ जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और वक्ता जो हमारे हैं वो वक्त का ध्यान रखेंगे। बस इसी आग्रह के साथ मैं आपको कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चलता हूँ डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी के पास। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, आज हम रविवार पुस्तक वार्ता के 7वें संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य में 7 को बड़ा पवित्र माना जाता है। हम 7 ऋषियों की संतान हैं और सप्त ऋषियों के साथ आज हमारे इस 7वें संस्करण में जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर नरेश मिश्र मेरे लिए मेरे अनुज भी हैं, लेकिन बहुत विद्वान हमारे साथी रहे हैं। रोहतक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अध्यक्ष और उसके बाद महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो कुछ समय तक प्रोफेसर के पद पर रहे हैं। हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आसाम से डॉक्टर हरिराम पाठक हमारे साथ रहेंगे। वक्ता के रूप में जहां से मैंने अपना जीवन शुरू किया था, शंभुदयाल कॉलेज गाजियाबाद से, उसी गाजियाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर राजनारायण शुक्ल हैं, लेकिन आजकल वे अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के। वे हमारे साथ वक्ता के रूप में होंगे और आज अभिनंदन करेंगे हम अपनी विदुषी वक्ता डॉक्टर माला मिश्रा का, जो अतिथि महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनी है। उन्हें होली की शुभकामनाओं के साथ साथ प्रोफेसर पद पर नियुक्त होने की बधाइयां और शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम का संचालन करेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार, जो राजकीय महाविद्यालय शाहजहांपुर में कार्यरत हैं। मैं केवल एक ही निवेदन किया करता हूं कि हम सभी लोग अपने समय का ध्यान रखें। 10 से 12 मिनट प्रत्येक वक्ता अपने वक्तव्य के लिए ले। आज का जो हमारा कहानी संकलन है, मैं बहुत अधिक उस पर नहीं कहूंगा। मेरे मित्रों ने कहा है मुझे कि आप चूंकि कुछ कहानियां पहले ही कह देते हैं तो कहने के लिए कुछ बचता नहीं। आज मैं आपसे केवल एक कहानी की चर्चा करूंगा, बाकी सब अपने विद्वान मित्रों के लिए छोड़ूंगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मूल रूप से कवि हैं। कवि के साथ उन्होंने अपने जीवन का आरंभ किया है पत्रकारिता से। पत्रकारिता का मतलब है घुमंतु। वो खूब घूमे, सारे पहाड़ में घूमे और जब राजनीति में आए तो उनका संपर्क हुआ पहाड़ से तुरंत लखनऊ महानगर। जब वो उत्तराखंड में आए तो देहरादून महानगर और उसके बाद आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री में दिल्ली महानगर। इन तीनों महानगर उन्होंने संवेदनहीनता देखी है। आज की पहली कहानी एक और बेड खाली हो गया संवेदनहीनता की ऐसी कहानी है जो आपको रुला देती है, जो हमें ये बताती है कि हम कहाँ अपने दिल को खो आए हैं, कहाँ केवल दिमाग के बल पर हम जी रहे हैं।
आज मैं फिर आपको रमेश पोखरियाल निशंक जी का वो मुक्तक याद कराना चाहता हूं, जिसे मैं निशंक जी के जीवन का दर्पण मानता हूं। निशंक जी कहते हैं, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है। मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। किया है बलिदान जीवन, किया है बलिदान जीवन, दुर्बलता ढोई नहीं है। कह रहा हूं ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। वतन मेरी भारत ही, लेकिन वतन का अर्थ ये भी होता है कि जहां मैं जन्मा हूं, जहां की मिट्टी में मैं खेला हूं, वो भी मेरा वतन है। इसीलिए मूल रूप से सारा पहाड़ निशंक जी का वतन ही तो है। अब पहली कहानी जहां वो लिखते हैं, एक बेड और खाली हो गया। संवेदनाओं की ऐसी कहानी है कि अगर आप इस पर कोई रचना कविता की कर देते तो आप वाल्मीकि हो गए होते। एक युवक है सुरेश, उसके पिता गांव में बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। गांव में जैसी सुविधाएं हैं उसके अनुसार कहा जाता है कि पिताजी की आंतों में इन्फेक्शन है, इसलिए इनको कहीं बड़ी जगह ले जाइए। सुरेश की माँ कहती है, तेरे मामा दिल्ली में हैं, हालांकि तेरी बहन और जीजा भी दिल्ली में है, लेकिन मामा के घर जाना। यहीं से वो बात शुरू हो जाती है, जिसे मैं अपना सांस्कृतिक धरोहर मानता हूँ। मामा के पास जाने के लिए माँ कहती है और सुरेश मामा के यहाँ दिल्ली आ जाता है। वो देखता है मामा एक छोटे से कमरे में एक बालकनी के साथ रहते हैं, मामा मामी और दो बच्चे। कैसे वो अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मामा में भी चूंकि पहाड़ की गंध अभी बची है, इसलिए मामी भले ही कुछ अटपटा सा महसूस करती है, लेकिन मामा अपने सुरेश को, अपने भांजे को और अपने जीजा को देखकर एक पल के लिए भी दुखी नहीं होते और उन्हें भर्ती कराने के लिए अस्पताल ले आते हैं। अस्पताल में जो संवेदनहीनता देखी गई है वो आज की वास्तविकता है, वो आज के जीवन की त्रासदी है। कैसे नर्स और वार्ड बॉय दोनों इस चक्कर में रहते हैं कि हम कैसे लोगों को टरकाएं। लोग जमीन पर पड़े हुए हैं दिल्ली में और इस फिराक में रहते हैं कि कब कोई मरे और कब कोई बेड खाली हो, हमारे मरीज को बेड मिले। यहाँ भी यही होता है। सुरेश के पिता की मृत्यु हो जाती है और सुरेश को कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो इसको ले जाइए, ताकि दूसरे मरीज को ये बेड दिया जा सके। सुरेश अपने मामा को फोन करने के लिए बूथ पर जाता है, टेलीफोन बूथ पर। वहां भी अजीब सी बात होती है, तो बेचारा एक फोन करता है तो बाहर लाइन खड़े हुए लोग कहते हैं, अरे जल्दी निकलो। अगर किसी को सूचना देनी थी तो एक व्यक्ति को देकर सब लोगों को सूचना देने के लिए क्यों नहीं कह देते। यानी टेलीफोन बूथ पर भी दिल्ली में संवेदनहीनता ही है। और अंत में जब मोर्चरी में सुरेश के पिता को रख दिया जाता है और जब मामा आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और मोर्चरी से मृतदेह को लेने की कोशिश की जाती है, तो मोर्चरी का जो सेवक है वो भी पैसों की बात करता है। वहां निशंक जी लिखते हैं, खीसे निपोर कर उसने जब अपनी बात मांगी, मैंने रक्षा की है, मैंने आपकी मृतदेह को बचाया है, वहां लगता है जैसे सारी संवेदनहीनता साकार हो जाती है। और अंत में इसी कहानी में आखिर में सुरेश के दिमाग में जो बात आती है, वो निशंक जी के दो वाक्य मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। हमारी इससे लाख गुना बेहतर जिंदगी तो हम पहाड़ में जी रहे हैं, जहाँ की माटी में दुनिया भर की दुख विपदा को समेटकर सुख बांटने की परंपरा जन्म जन्मांतर से आज तक रची बसी है। मित्रों, ये कहानी आज मैं आपके सामने इसलिए पढ़ रहा था कि आज हमारे भारतीय उत्सव परंपरा का बहुत बड़ा पर्व है और वो पर्व है होली, जिसमें हम अपने अपने दुख दर्द सबके साथ सुख बांटते हैं। और सबके साथ सुख बांटने वाले इस पर्व पर मैंने भी एक मुक्तक कहा है हमेशा के लिए, ले तो सकते हैं सभी, तुम देना
में भी आंसू नहीं आ पाते। इन शब्दों के साथ मैं आज आपको एक कहानी और संकलन सौंप रहा हूँ, केवल इतने आग्रह के साथ कि हम किसी भी वक्ता को या किसी को भी कहीं बीच में रोकना नहीं चाहते। स्वयं अगर हम लोग ये देख लें कि 10 से 12 मिनट में अपनी बात कह सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। 1 घंटे का हमारा ये कार्यक्रम होता है, 5-10 मिनट आगे हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। आज की अध्यक्षता मेरे बहुत विद्वान अनुज डॉक्टर नरेश मिश्र कर रहे हैं। मेरा सबसे पहले प्रणाम। उनको नमस्कार कर रहा हूँ, मेरा विद्वत्ता प्रणाम। को नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। नरेश जी, आपकी अध्यक्षता में ये आरंभ हो रहा है। अब आपके जिम्मे ये सारा आज का वार्तालाप। आदेश आलोक पालन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी अरविंद और जी, ये कार्यक्रम बहुत कार्यक्रम है। डॉक्टर निशंक का रचना संसार, इस पर कई कड़ियां कार्यक्रम हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। आज ये 7वां कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में बात करता हूँ कि इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष के रूप में आप प्रोफेसर नरेश मिश्र जी हैं, जो केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हरियाणा में जो प्रोफेसर रह चुके हैं। और द्वितीय वक्ता के रूप में जो है महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर हरिराम पाठक जी, आप हिंदी विभाग दिग्भोई महाविद्यालय असम से हैं। द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी हैं, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ एवं एसोसिएट प्रोफेसर शंभुदयाल जो है शंभुदयाल कॉलेज गाजियाबाद से हैं। और तृतीय वक्ता के रूप में प्रोफेसर माला मिश्र जी हैं, अदिति महाविद्यालय दिल्ली से हैं। और इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रायोजन किया गया है वो है प्रायोजक हिमालय विरासत ट्रस्ट उत्तराखंड के सहयोग से। और आज के कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में डॉक्टर योगेंद्रनाथ शर्मा अरुण सर हैं, आपको नमस्कार सर। और कार्यक्रम संयोजक के रूप में डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और सत्यभान जी हैं। और ये इस कार्यक्रम का आयोजन स्याही ब्लू बुक्स दिल्ली के संयोजन से हो रहा है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी मुख्य वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि अपनी बात जो है संक्षिप्त में और सारगर्भित की तरीके से जो है कम से कम जो है समय लेते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो मैं मुख्य वक्ता डॉक्टर हरिराम पाठक जी का जो हृदय से जो निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। जो है एक कहानी और इस पुस्तक पर मैं निवेदन करता हूं कि वो आएं और अपने विचार रखें। एक और कहानी। नमस्कार हरिराम पाठक जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आ रही आवाज? हाँ आ रही सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही सर, आप अपनी बात रखिए सर। और ऐसे दिखाई दे रहा है ना चेहरा? सर आप सबों को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं इस आयोजन के लिए। और बिना किसी भूमिका की मैं अपने बात पर आता हूं। कहानी संग्रह पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि जितनी कहानी जी की, इन कहानियों में जो विषय वस्तु है। सर आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। सर कैमरा ऑन नहीं है ना? ओके जी नहीं सर। अभी आ गए आप, स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत है, आइए। ऑन है? ऑन है सर, ऑन है, जारी रखें सर। ठीक ठीक। ओके नमस्कार सबको। सर मैं अपनी ओर से बहुत ही हार्दिक शुभकामना और बधाई आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों ने आयोजन किया। अध्यक्ष महोदय को मेरा सादर नमन और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं तथा हमारे जो यह भाषण जो प्रतियोगिता जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के लिए
हमारे आगंतुक विद्वान जितने हैं सबको मेरा सादर नमन। मैं सीधे विषय वस्तु पर आता हूँ कि निशंक जी की जो एक कहानी संग्रह है, इस कहानी का अध्ययन जब मैंने किया तो ये देखा कि प्रायः प्रत्येक कहानी में जो कथा वस्तु ली गई है वो बहुत ही छोटी है। एक ऐसी समाज के एक एक चीज पर निशंक जी की नजर दौड़ी है जहाँ प्रायः उन दृश्यों से हम ओझल होते जा रहे हैं। और कुछ समय भी बदला है। ये कहानियां कुछ ऐसे समय की है, लगता है कि करीब 25-30 साल पहले की जो हमारी सामाजिक स्थिति थी, जो खेत खलिहानों की कहानी, किसानों की स्थिति थी, गांव के पोस्टमैन की जो स्थिति थी, किस तरह से लोग एक तक हमेशा निगाह रखते थे कि पोस्टमैन कब हमारे दरवाजे पर आ जाएगा और खबर देगा कि बाहर से रुपया आया हुआ है। दूसरी बात कि बैंक से हम लोग लोन लेते थे तो लोन लेते वक्त तो लेते थे, लेकिन जो बैंक के नियम और कायदे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से कायदे से समझाया नहीं जाता था, जिसके चलते किसानों को कितनी अधिक हानि उठानी पड़ती थी, खामियाजा उठाना पड़ता था और किसान अपमानित होता था, गांव के समाज में बेइज्जत होता था। सारी चीजों को निशंक जी ने बहुत ही बुलंद आवाज के साथ अपनी कहानियों में उठाया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज, उनकी पहली कहानी है एक और बेड खाली हो गया। एक और बेड खाली हो गया है एक इतनी मर्मांतक कहानी है, जो कहानी यद्यपि है तो पहले की, लेकिन आज भी हम उस स्थिति परिस्थिति को भोग रहे हैं। गांव से एक व्यक्ति किस तरह, जब गांव में सुरेश जो है गांव में अपने पिताजी का इलाज कराता है और गांव के डॉक्टर और उसके डॉक्टर जो है हाथ खड़े कर देते हैं, माँ गिड़गिड़ाती है कि बेटा दिल्ली में लेकर के चलो, वहां जांच होगी, वहां पिताजी का इलाज होगा। जब दिल्ली में लेकर के सुरेश आता है पिताजी की, तो वहां अस्पतालों की भीड़ देख करके ऐसा लगता है कि वह खोया हुआ है, वह कहाँ आ गया। रोगी को जगह मिलेगी कि नहीं, वहां बेड नहीं है, जैसे तैसे फर्श पर रोगियों को सुला दिया जाता है और कुछ इंतजार के बाद बेड खाली होता है तो कैसे बेड पर फेंक दिया जाता है। वहीं सुरेश के पिताजी को बेड पर लिटाया जाता है, इलाज होती है, लेकिन फिर इलाज होने के बाद भी वो बच नहीं पाते हैं। और नहीं बच पाने की कितना कठोर सुरेश कहता है, मैं दिल्ली में बिल्कुल नया हूँ। अपने दो एक रिश्तेदार एकदम हाथ जोड़ करके विनती करता है, मैं पिताजी के लाश कैसे ले जाऊं, मेरा कोई नहीं है दिल्ली में, मैं रिश्तेदारों को खबर तो कर लूं कि नजदीक से वो आ जाए जो कहीं हैं। और उठने के लिए भी समय नहीं मिलता है। और बहुत ही कठोर आवाज में राजू बोलती है, इतना टाइम नहीं है अपने पास, देखते नहीं मरीजों की लाइन लगी पड़ी है। रोजी कटु स्वर में बोली। फिर राजू से बोली, जब तक इसके रिश्तेदार आते हैं तब तक डेड बॉडी मॉर्चरी में डाल दो। तो ऐसे भी तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं लोग, ईश्वर है डॉक्टर, क्योंकि मरते हुए व्यक्ति को बचा लेता है। ये बहुत अच्छी धारणा है, हम सोचते हैं और चिकित्सक का सम्मान करते हैं। चिकित्सक का सम्मान करना हमारी वैदिक परंपरा है, हमारे ऋषियों की परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है, सब ठीक है। लेकिन आजकल जो यांत्रिक जा रहा है, संवेदनशीलता चली जा रही है, इन सब चीजों को बहुत ही कहानी के माध्यम से बहुत जोरदार निशंक जी ने पेश किया। जब तक इसके रिश्तेदार आते हैं तब तक डेड बॉडी मॉर्चरी में डाल दो। यह सब जो है बहुत मार्मिक है, मतलब थोड़ी देर के लिए भी बेड में जगह भी नहीं है। और दूसरी तरफ है कि अस्पतालों में बढ़ती भीड़ को भी इस कहानी से दर्शाया जा सकता है। केवल हम डॉक्टरों को ही दोष नहीं दे सकते,
बल्कि हमारी जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वही व्यवस्था लचर हो गई है। अस्पतालों की कमी है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे आपाधापी में कहानीकार कहानी को जिस स्थिति में छोड़ता है वह स्थिति यह नहीं बताती है कि इसमें किसका दोष है, डॉक्टर का है या वहाँ के चौकीदार है वहाँ का है या नर्स है वहाँ की है। लेकिन कहानी का शीर्षक जो है यह बता रहा है कि पूरे परिवेश का है। एक और बेड खाली हो गया, एक और बेड खाली हो गया, मतलब सुरेश के पिताजी को उस बेड पर से हटाया जाता है, तब तक तुरंत दूसरा कोई जो इंतजार कर रहा है एक बेड के लिए, उसके हृदय में उल्लास उमड़ पड़ता कि वाह, वास्तव में एक और बेड खाली हो गया और फिर हमें जो है वो राहत की सांस मिलेगी। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ जो मतलब न व्यवस्था है अच्छी, और वह अच्छी व्यवस्था न होने के कारण, चिकित्सकीय व्यवस्था न हो सकने के कारण महानगरों की ये हालत है, तो ग्रामीण इलाकों की तो बात ही दूसरी हो सकती है। कहानी की जहाँ तक शिल्प पर विचार किया जाए तो एक बहुत ही फ्लैशबैक वाली स्थिति इस कहानी में है, जो पहले गांव के परिदृश्य को बाद में दिखाया जाता है कि कैसे गांव में इलाज किया जाता है और वहाँ कैसे एक गरीब परिवार जिसके घर में एक रोगी है, जिसके इलाज के लिए साबुत पैसे नहीं हैं, वह लेकर के कैसे बेचैनी है आस पड़ोस में, यह दिखाया गया है। और उसके ये बाद में दिखाया गया है। लेकिन शुरुआत जो हुई है तो इतनी हुई है कि दिल्ली की लाश आती है, जो दिल्ली में रोगी आता है और दिल्ली में किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, सब चीजें बहुत ही संजीदगी के साथ यहाँ पर प्रस्तुत की गई है और दिखाया गया है। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं। संवेदनहीन कहानी है, मनी ऑर्डर कहानी है। यह ग्रामीण वातावरण का, ग्रामीण व्यवस्था का बहुत ही जोरदार शब्दों में वर्णन किया गया है। के साथ ही साथ यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि हमारा समाज जहाँ में हम चित्रण कर वस्तु स्थिति की तरफ हम ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, वह वस्तु स्थिति यदि नहीं सुधरी तो फिर चाहे सरकारें आए या जाए, लेकिन समाज के सुधार में इसका योगदान नहीं हो पाता है। शायद मेरा समय हो चला है और मैं आगे और भी कुछ कहता। संवेदनहीन कहानी है एक, जो खासकर मुझे बहुत ही प्रभावित की है, और यह कहानी है वसूली को लेकर के। किस तरह से बैंक से लोग कर्ज लेते हैं और खेती गृहस्थी के लिए, भैंस खरीदने के लिए, मवेशियों को खरीदने के लिए, और समय कोई दुर्घटना हो जाती है किसान के सामने। इसमें ये दिखाया गया है कि एक किसान भैंस खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेता है और एक भैंस गिर करके गड्ढे में चली जाती है, मर जाती है। फिर दूसरी भैंस का इंतजाम सही से नहीं हो पाता है, आमदनी नहीं हो पाती है और बैंक वाले को कर्जा चुकाना है। उसके जब समय पर कर्ज नहीं दे पाया जाता है तब कुर्की होती है, बैंक से नोटिस आती है, कुर्की होती है, और पूरे गांव में, पूरे पारिवारिक माहौल में किसान जो है कैसे अपमानित अपने आप को महसूस करता है। इन सब स्थितियों को इस कहानी में दिखाया गया है और ये बिल्कुल सच्ची, मैंने तो अपनी आंखों से ये सब देखा है, इसलिए ये कहानी मुझे खास आकर्षित की। क्योंकि उस समय किसानों को यह बताया भी नहीं जाता था ठीक से कि इन इन अवस्थाओं में आपको कर्ज देना है और नहीं देने पर ऐसी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए किसान भी अवगत नहीं हो पाते हैं। तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो जिसका जो औपचारिकता है बैंक से हो, जब हम लोन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें, एक व्यवस्था का दोष है। इस कहानी में व्यवस्था का भी दोष दिखाया गया है कि पूरी तरह से जागरूकता यदि लानी है समाज में, ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी परिवेश हो, यदि जागरूकता लानी है तो उसके एक एक पहलू पर हमें विचार करना होगा। और
जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है उसमें जो लूप होल्स हैं, जो छिद्र हैं, जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों पर ध्यान देना होगा, तभी हम। वैसे ही मनी ऑर्डर कहानी है जिसमें मनी ऑर्डर कब आएगा इसका इंतजार गांव में रहने वाली एक महिला कर रही है और बहुत इंतजार करती है। बच्चों की फीस देनी है, कपड़े देने हैं। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। और अंत में इंतजार करते करते उसका पति जो है गांव में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें तो तकलीफ हुई होगी, मैंने तो पैसे नहीं भेजे। लेकिन स्त्री क्या जवाब देती है, ये बहुत ही रिमार्केबल है। किसने कहा मुझे दुख उठाने पड़े, मनी ऑर्डर नहीं न सही, भूयाल देवता की कृपा से आप सकुशल आ गए, इससे बड़ी बात क्या है मेरे लिए। लेकिन पत्नी बहुत दुख झेलती है। बहुत तरह की बातें हैं, सब कहानी में वर्णित है। खेत में बीज डालने हैं, हल से खेत जोतवाना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब ये बातें होती है तो ऐसा लगता है कि एक ग्रामीण स्त्री, गांव की हमारी स्त्री होती है, वो कितना भी अभाव में जीते हुए भी अपने पति को देख करके कितना खुश हो जाती है और सब दुख भूल जाती है। वहीं पर जब उसका पति आता है तो गांव के सभी लोग आने लगते हैं, तो घर में जमावड़ा होने लगता है। लेकिन 2 व्यक्ति नहीं आते हैं, तो सिर्फ मधवा ससुर जी, तो जो उसकी खबर लिया करते थे उसके बुरे दिन में, वो नहीं आते हैं। लेकिन जो लोग खबर नहीं लिया करते थे तो पति के इर्द गिर्द चक्कर काटने के लिए आ जाते। यह ग्रामीण सत्यता है और इस सच्चाई को बहुत ही मार्मिक तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में, शब्द विन्यास के सरलीकरण के द्वारा और अभिधा में लेखक ने, कहानीकार ने प्रस्तुत किया है। और मैं इन कहानियों को पढ़ करके सचमुच बहुत ही प्रभावित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। या दिल को छू लेना प्रासंगिक हुई। इतना ही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात रखी है। एक छोटी सी टिप्पणी के माध्यम से मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ। एक और बेड खाली हो गया, पर एक छोटी सी टिप्पणी मेरी है कि इस कहानी को पढ़ने से ये ज्ञात होता कि डॉक्टर निशंक जी ने 2 परिवेश को तुलनात्मक रूप में कहानी में प्रस्तुत किया। एक तो महानगरी जीवन, दूसरा पहाड़ी जीवन। तो जहां पर पूरे उत्तर सत्य की थियोरी को जो है पूरी कहानी सत्यता के साथ प्रकट करती है। इसी के साथ साथ मैं द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए वर्चुअल मंच पर और अपनी बात जो है रखें। डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी सर। बहुत बहुत स्वागत है राजनारायण जी आपका। सर आवाज मिल रही है डॉक्टर राजनारायण शुक्ल सर? अनिरुद्ध जी देखिए इनको। लगता है सर जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो सर आप अगले वक्ता को आमंत्रित कर लेते हैं। तब तक जब जुड़ेंगे तो हम फिर उनको जोड़ लेंगे। माला मिश्र जी को बुलाइए। मैं अगले वक्ता प्रोफेसर माला मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि वो जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपनी बात रखें एक कहानी और भी। प्रोफेसर माला जी आपको बहुत बहुत बधाइयां प्रोफेसर बनने की। प्रोफेसर माला मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हार्दिक स्वागत और बधाई दोनों ही, बहुत 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 धन्यवाद सर। स्याही ब्लू के द्वारा प्रस्तुत रविवारीय पुस्तक वार्ता डॉक्टर निशंक का रचना संसार, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अपने कैमरे को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बीच में आ जाइए। हाँ ये अब ठीक है जी जी, थोड़ा सा जी। कार्यक्रम संयोजक अनिरुद्ध कुमार सत्यभान सिंह जी, तकनीकी सहयोगी अंकित मौर्य एवं आदित्य तिवारी जी, अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर नरेश मिश्र जी, डॉक्टर हरिराम पाठक जी, डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी, संचालक अरविंद कुमार जी,
प्रायोजक हिमालय विरासत ट्रस्ट आप सभी को इस सुंदर कार्यक्रम की सर्जना एवं प्रस्तुति के लिए हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत। समस्त विद्वानों एवं दर्शकों को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। स्वागत। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। रचनाकार एवं कथा शिल्पी रमेश पोखरियाल निशंक जी साहित्य के क्षेत्र में एक जीता जागता संस्थान है। उनके द्वारा रची गई रचनाएं निश्चित रूप से स्वयं में एक प्रतिमान है, एक कील का पत्थर है। यद्यपि उनकी जो छवि है वह जितनी कहानीकार की है उतनी ही अधिक सशक्त रूप से एक काव्यकार की भी है, एक कवि रूप की भी है। एक कवि के साथ साथ एक कहानीकार की संयुक्त एवं बहुमुखी भूमिका का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी सृजनात्मकता को विविध आयामों में प्रस्तुत किया है। रचना शिल्पी रमेश पोखरियाल निशंक जी बहुत ही सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और ऐसा उनका सहज एवं नितांत पारदर्शी व्यक्तित्व है, उनकी सृजनात्मकता में, उनकी रचनात्मकता में निसंदेह वह प्रतिबिंब हुआ है। उनकी रचनाएं भी उनके उस अछूते एवं अद्वितीय व्यक्तित्व की ही भांति बहुत सहज एवं सरल हैं। उनकी रचनाओं का अध्ययन करने के उपरांत बहुत सहजता से समझा एवं कहा जा सकता है कि आम जीवन में जो प्रतिबिंबित समस्याएं हैं, जो जीवन का यथार्थ है, जो जीवन की कटु विसंगतियां हैं, वह बहुत ही सहजता के साथ उनके कथा साहित्य में प्रतिबिंबित हुई हैं। उनका काव्य संसार निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति की भावधारा से ओतप्रोत साहित्य है। उनका समूचा साहित्य राष्ट्र की बहुत ही सार्थक प्रयास उनके साहित्य में बात करते हुए साहित्य में अनुस्यूत है। पले बड़े निशंक के जीवन में और उनके साथी के समानांतर उनके साहित्य में पहाड़ों की बहुत ही गहराई तक मौजूद है। कहानियों में उन्होंने प्रति अपनी इस ललक को एवं उसके प्रति उनके मन में गौरव की भावना थी, वह विभिन्न पात्रों के संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त की है, जिसकी ओर मैं संकेत भी समय समय पर करती रहूंगी। उनकी कहानियों का संग्रह एक कहानी और ये अपने आप में प्रतीकात्मक रूप से बहुत ही सार्थक एवं समीचीन नामकरण है। यह द्योतित होता है कि जैसे उनके जीवन में अनवरत कथाओं का, कहानियों का एक जाल बुना हुआ है और वह उसमें से निकाल कर अनवरत रूप से, अजस्र रूप से एक कहानी अन्य स्तर पर बुनते जाएंगे और उसको सबके सामने प्रस्तुत करते जाएंगे। तो अपने आप में एक निरंतरता को और एक अनवरतता को एक कहानी और प्रतिबिंबित करता है। इस कहानी संग्रह में 11 कहानियां हैं। 11 कहानियों के समुच्चय को इसमें रूपायित किया गया है। एक और बेड खाली हो गया, संवेदनहीन, मनी ऑर्डर, बेजुबान, नकेल, एक यक्ष प्रश्न, गरीबी हटाओ, राम प्रसाद जी, पश्चाताप, आशियाना, चक्रव्यूह, ये सारे कहानियों के शीर्षक ऐसा बिल्कुल नहीं लगता जैसे बहुत सोच समझ के साहित्यिक भाषा में कुछ रचने का प्रयास करने का उनका कोई किसी प्रकार का आशय है, बल्कि जीवन को जिस प्रकार वह बहुत सहजता से जीते हैं उसी प्रकार से बहुत सादगी से, बहुत सरल शब्दों में उन्होंने शीर्षकबद्ध करते हुए अपने मनोगत विचारों को, अपने भावों को, अपने अनुभवों को यहाँ पर सभी के साथ साझा किया है। जिस प्रकार से एक शीर्षक है
वह अपने आप में द्योतित करता है कि आज के वर्तमान समाज में किस प्रकार से लोग, किस प्रकार से मनुष्य आज संवेदना शून्य हो गया है। और संवेदना शून्यता की इसी कहानी को उन्होंने संवेदनहीन शीर्षक से बद्ध किया है। एक और बेड खाली हो गया। इसमें एक ग्रामीण पहाड़ी पात्र है सुरेश, जिसके पिता बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं और बहुत जर्जर अवस्था में माँ की व्याकुलता को देखते हुए वह पात्र शहर में अपने मामा के पास आता है और दिल्ली में आकर इस महानगर में अपने पिता का इलाज करना चाहता है। तो यहाँ पर आकर एक अजीब सी दुर्दशा उसे दिखाई देती है। उसे महानगर के अस्पतालों की ऐसी जर्जर दशा से दो चार होना पड़ता है, जहां पर हर मरीज के लिए पर्याप्त बेड भी नहीं है और एक मरीज के खाली हो जाने के बाद या मृत्यु को प्राप्त हो जाने के पश्चात ही दूसरे मरीज के लिए वह बेड सुलभ हो पाता है। और इसी प्रकार से जब सुरेश के पिता को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वहां उपचाररत रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात बहुत शालीनता से, जिसको हम कहें कि वह अपने पिता को वहां से हटा पाने में भी सक्षम भी नहीं है, इससे पहले ही उसके ऊपर यह दबाव आता है कि उसको वह बेड खाली करना है, क्योंकि जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वह दबाव बनाते हैं कि अन्य जो उपचाररत मरीज हैं, जो कि फर्श पर लेटे हुए हैं, जिनके लिए बेड सुलभ नहीं है, तो अब आपके पिता के लिए यहाँ पर कोई अवकाश नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके इसको खाली कीजिए ताकि हम अगले मरीज को इसे प्रदान कर सकें। तो ऐसे भावाकुलता की, ऐसे दुखावेग की स्थिति में भी जब उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वह पूरी तरह से शोक मग्न है, लेकिन जैसे उस शोक को भी वह अनुभव नहीं कर पा रहा। इससे पहले ही उसके ऊपर परिस्थितियों का कुछ ऐसा दबाव, ऐसा विसंगतिपूर्ण माहौल वहां दिखाई देता है कि उसे आपाधापी में अपने पिता को वहां जल्दी से हटाने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। वह अपने रिश्तेदारों को अभी पूरी तरीके से सूचित भी नहीं कर पाया कि उसके पिता का देहावसान हो गया है और वह उनको बुलाना चाहता है, क्योंकि वहां वह अपने घर पर नहीं है, पहाड़ों से दूर यहाँ महानगर में किसी रिश्तेदार के पास आया है और ऐसे में उसे समस्त रिश्तेदारों को सूचित करना है, एकत्रित करना है, जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करना है, जो दाह संस्कार की विधि है उसके परिपालन के लिए सब लोगों के साथ मिलजुल कर प्रयास करना है। लेकिन इतना दबाव उसके ऊपर होता है, बहुत जल्दी से अपनी बहन को सूचित करना पड़ता है, क्योंकि जब वह फोन करने पब्लिक बूथ पर जाता है तो वहां पीछे लाइन, जो हर चीज की लाइन लगी रहती है महानगरों में, उस लाइन से गुजरना होता है और उस लाइन में पीछे लगे हुए लोगों के दबाव में उसे ज्यादा फोन करने के लिए भी अवकाश नहीं मिलता है और उसे यह सलाह दी जाती है कि एक भद्र पुरुष कहते हैं कि बेटा यहाँ पर अभी और लोगों को भी फोन करना है, पब्लिक बूथ है, आप किसी एक ऐसे रिश्तेदार को सूचित कर दीजिए और कह दीजिए कि वो अन्य रिश्तेदारों को भी सूचित कर दे। इस प्रकार के महानगरीय तनाव में, इस तरीके के परिवेश में वह विवश होकर अपनी बहन को फोन करता है और अपनी बहन से निवेदन करता है कि वह अन्य रिश्तेदारों को भी सूचित कर दे। तो एक प्रकार की जो महानगरीय जीवन की विवशता है, उसका जो घटाटोप है, उसमें जो एक प्रकार की संवेदना शून्यता है, जहाँ रिश्तों को किसी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता, जहाँ पूरी तरीके से यांत्रिक जीवन के परिचालन से ही जीवन आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सुरेश जैसा ग्रामीण संस्कृति का हुआ व्यक्ति भावाकुल होने के बावजूद एक प्रकार से यांत्रिक जीवन जीने की अभिशप्तता को वहन करता है। तब उसे अपना वो ग्राम का, वो पहाड़ों का जो सहज सरल जीवन है वो याद आता है। उसे लगता है कि काश इस समय मैं अपने गांव में होता तो वहां पर मुझे ये दुर्दशा अपने पिता की अपनी ना झेलनी पड़ती। तो इस प्रकार से जो पहली ही कहानी है बहुत अधिक मार्मिक है, बहुत मर्मांतक है, भावनाओं को छू लेने वाली है और किस प्रकार से रिश्तों का ह्रास हो रहा है महानगरीय सभ्यता में, यह दिखाने की कोशिश है। पूर्व वक्तागण की भांति मैं भी यह कहना चाहूंगी कि एक प्रकार का तुलनात्मक वितान भी प्रस्तुत करना चाहा है आदरणीय निशंक जी ने। उन्होंने एक तरफ अगर महानगरीय जीवन की कुछ कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहा है, तो दूसरी ओर यहाँ की यांत्रिकता को भी बताना चाहे और इसी के समानांतर वो चलते हुए उन्होंने ग्रामीण एवं पहाड़ी जीवन की झरने की तरह झड़ती हुई जो सहजता है, सरलता है, उस
रमणीयता को भी कहीं ना कहीं इसी के परिपार्श्व में पिरोते हुए साथ के साथ को भी बताना चाहा है। तो जो पहाड़ है, वो जो पहाड़ी जीवन है, जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ वो पले बड़े हैं, जो उनके व्यक्तित्व में है, जो उनके कृतित्व में भी आ रहा है, वो विभिन्न पात्रों के संवादों के माध्यम से प्रकट होता चलता है। साथ के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। इतना टाइम नहीं है अपने पास, देखते नहीं मरीजों की लाइन लगी पड़ी है, रोजी कटु स्वर में बोली। मामा का घर था, एक कमरा, साथ में छोटा सा किचन और छोटी सी गैलरी जिसमें बच्चों का कुछ सामान रखकर कमरे का रूप दिया गया था। कहाँ रहेंगे यहाँ इतने लोग? जो नगरों में छोटे छोटे से घर हैं, जिनको दड़बे नुमा घर कहा जा सकता है, जहाँ युक्त परिवार के लोगों का रहना तो बहुत मुश्किल है, जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज में भी लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एकल परिवार भी मुश्किल से रह पाते हैं। इतना अधिक महंगाई का यहाँ आलम है कि उसकी वजह से छोटे छोटे परिवारों में रहने के लोग अभिशप्त हैं। तो वो सब यहाँ पीड़ा भी दिखाई दे रही है कि कैसे सुरेश के मामा एक छोटे से घर में रह रहे हैं, जहाँ पर 2 अतिरिक्त प्राणी आ जाते हैं, तो वो किस प्रकार से वहाँ घुटन भरे माहौल में रह रहे हैं। और एक दिन उसकी मामी की जो पीड़ा है, जो विवशता है कि छोटे से परिवार में बाहर के लोगों का आगमन हो गया है, तो वह भी प्रकट हो जाता है। और वो भी है जानना चाहते हैं कि भी और कितने दिन यहाँ पर वो लोग रहने वाले हैं। इसी से मुक्ति के लिए वो यह फैसला करता है कि अब मुझे अस्पताल में पिता को एडमिट कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ से भी कहीं अधिक और दारुणिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, जब वहां पर भी इसी प्रकार जगह का अभाव होता है और वहां बेड भी सुलभ नहीं हो पाता है। लगता है जैसे पहाड़ से आने के बाद भी रोबोट जैसा निष्प्राण हो गया है। शहरी जीवन को देखकर ही बहुत अधिक दुख का अनुभव होता है सुरेश को, और उसे लगता है कि जैसे यहाँ पर तो सब लोग रोबोट की भांति निष्प्राण होकर यंत्रवत केवल और केवल भागते ही चले जा रहे हैं। क्या यही दिल्ली जैसे महानगरों की झूठी शानो शौकत है, जहाँ की दौड़ती भागती जिंदगी में एक पल रुककर अपने पराये किसी के प्रति भी संवेदना अथवा सहानुभूति के 2 शब्द कहने की भी फुर्सत नहीं है। सब अपने अपने कामों को निपटाने के लिए, अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भागते चले जा रहे हैं। तो दूसरे की सुध लेने का होश नहीं है। संक्षेप कर लीजिए थोड़ा। जी जी। ऐसे में सुरेश किसी प्रकार से तालमेल बैठाता हुआ वह मामी के घर से अस्पताल की यात्रा को पूरा करता है, और अस्पताल में जाकर वह देखता है कि वहां के कष्ट और भी अधिक बढ़े हैं, और पिता की मृत्यु के साथ ही इस सारे तनाव से मुक्ति मिलती है। तो कुल मिलाकर अंत में यही दिखाना चाहा है आदरणीय निशंक जी ने कि जो शांति है, जो सरलता है, जो मन का ठौर है, वो वास्तव में कहीं ना कहीं सरल जिंदगी में है, महानगरीय कॉम्प्लिकेटेड जटिल और संश्लिष्ट जीवन में नहीं, बल्कि पहाड़ों में है। बहुत बढ़िया। चित्रण के बहुत सुंदर सुंदर दृश्य उन्होंने उपस्थित किए हैं, और उन्होंने दिखाना चाहा है कि सुबह पास के नारंगी नाशपाती के पेड़ों से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनकर शरद की आंखें खुली। शरद की भैंस की चर्चा गांव में ही नहीं वरन पूरे इलाके में हो रही थी। बगड़, खालीधार, सतेरा खाल, बाजार, भूमाल्य देवता, बुग्याल इत्यादि स्थानीय पहाड़ी शब्दों के प्रयोग के द्वारा उन्होंने अपनी अंतरंगता को और अपनी स्थानीयता को, अपनी उस ग्राम्यता को कहीं ना कहीं बहुत सरलता से प्रतिबिंबित किया है। उन्होंने भूमाल्य देवता की जो संकल्पना है, ग्रामीण स्तर पर जो कुल देवता हैं, उसके विषय में कहना चाहा है कि यदि भूमाल्य देवता की पूजा की गई होती तो निश्चित रूप से जो किसान के भैंस मर गई थी, ऐसी दुखद घटना ना घटी होती। और एक प्रकार का जाल रचा जा रहा है, और उस माया जाल के माध्यम से सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गरीब लोगों को लोन देकर उनकी सहायता की जा रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे छद्म नियम हैं जिनके विषय में, जिनकी जानकारी लोगों को ना देकर संवेदना शून्यता का परिचय देते हुए उनका छलावा किया जा रहा है। इसका जीवंत दृष्टांत संवेदनहीन दिखाई देता है। शास्त्रों के प्रति वह कितना अधिक विश्वास रखते हैं, यह उनकी इस कहानी में दिखाई देता है, जहां उन्होंने लिखा कि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि वही यात्रा सफल होती है जिसमें शरीर को अधिक से अधिक कष्ट हो। बेजुबान कहानी में उन्होंने कहीं ना कहीं उस शास्त्रीय मानसिकता की जो ईमानदारी है उसको प्रकट किया है। गढ़वाल के प्रति उनके मन में बहुत ही सुदृढ़ मोह था। उन्होंने लिखा,
अपना घर गांव है साहब। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपना गढ़वाल छोड़ने का तो मन ही नहीं करता। जज साहब चौंक पड़े और सोचने लगे कि इतनी विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी मातृभूमि के प्रति कितना अनुराग है इनमें। इन मनोरम व स्वप्निल पहाड़ियों का आकर्षण कैसे किसी को यहाँ से जाने देगा। हम सैलानी के रूप में आए थे और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के मोहपाश में अनायास ही ऐसे बंध गए कि हमारे मन में ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें मुंबई लौटना है, हम यही जाना चाहते हैं। फिर इनकी तो यह जन्मभूमि है। हमारे पहाड़ आपको अच्छे नहीं लगते साहब? जब ने उस व्यक्ति से ये कहा, घोड़े वाले से, कि आप हमारे साथ मुंबई चलो, यहाँ पर पैसे की तंगी है, आपको 2 जून की रोटी नहीं मिल पाती, तब उसने दूसरा प्रश्न किया कि हमारे इतने सुंदर पहाड़ हैं, यहाँ पर आप खुद घूमने को आए और आप मुझे मुंबई बुला रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या हमारे पहाड़ आपको अच्छे नहीं लगते? कहीं ना कहीं अपनी वो काफी हो गया है। जी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नकेल कहानी में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपनी संवेदनाओं को प्रदर्शित किया है। और वास्तव में निशंक जी एक कहानीकार के रूप में, एक कथाकार के रूप में, एक सर्जक रचनाकार के रूप में बहुत सशक्त रचनाकार दिखाई देते हैं। उनकी रचनाएं, उनकी ईमानदारी, उनकी सरलता, उनकी अनुभव प्राणता को सिद्ध करती हैं। और उनके विषय में निश्चित रूप से यही कहा जाना चाहिए, वह एक सरल एवं पारदर्शी व्यक्तित्व के बहुत ही गुणी एवं बहुत ही मनस्वी, बहुत ही अध्येता रचनाकार हैं, कथाकार हैं, सफल रचनाकार हैं। और ऐसे रचनाकार ही जीवन को दिशा दे सकते हैं, कहीं ना कहीं इस राष्ट्र को सजग बनाने में, सफल बनाने में, सुदृढ़ बनाने में। ऐसे ही रचनाकार का महत्व स्वयं सिद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन। धन्यवाद मैम ने जो बहुत ही बारीकी से उनकी रचना संसार पर प्रकाश डाला। मैं आगे क्रम में डॉक्टर राजनारायण को आमंत्रित करता हूं। सर, आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपना वक्तव्य रखें। डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी। अगर राजनारायण जी नहीं मिल पा रहे तो अध्यक्ष जी को निमंत्रित कर लीजिएगा। जी सर। अनिरुद्ध, क्या हुआ? राजनारायण जी नहीं मिल पा रहे? अनिरुद्ध जी आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। माननीय अध्यक्ष जी को निमंत्रित कर लीजिए। अरविंद जी, मैं अध्यक्षी भाषण के लिए प्रोफेसर नरेश मजीद सर का स्वागत करता हूं कि वो अपना अध्यक्षी भाषण रखें। और मैं इस कार्यक्रम की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि वो अपना अध्यक्षी भाषण रखे। सर, प्रोफेसर नरेश मिश्र, स्वागत है। नरेश जी, स्वागत है आपका। यं मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामाद्यं मेधाग्ने मेधाविनं कुरु। परम श्रद्धेय अग्रज अरुण जी को सबसे पहले अभिनंदन करता हुआ मंचस्थ और समस्त श्रोताओं को प्रणाम करता हुआ मैं सीधे विषय पर आ रहा हूं। गंगोत्री चलते हैं। गंगा निकलती है, भारतवर्ष की तटभूमि को तृप्त करती हुई आगे निकल जाती है। उसकी एक लहर यदि कहीं मिल जाए तो हम धन्य हो जाते हैं। एक महान कवि, महान साहित्यकार, महान कथाकार निशंक जी, अनगिनत रचनाओं में संभव नहीं था कि उनके सारे कृतित्व पर हम चर्चा करें। गंगा की एक लहर की तरह ही संभव था कि हम एक बार उसका आचमन करें अथवा एक बार डुबकी लगा लें तो शायद वो चीज मिल सकती है जो गंगा में लगातार नहा करके मिलती है। इसलिए लिया गया एक कहानी। और सबसे पहले इसके शीर्षक पर चर्चा की जाए। यह कहानी संकेत कर रही है कि इसके पहले कहानियां तो चलती रही है, समय बदलता रहा है, बदलने के अनुसार सामने आती रही हैं, लेकिन यह एक और है। भले ही 11 कहानियों का संकलन है, लेकिन ये एक और दिशा की ओर ले जा रही है जहां यथार्थ है, नारी समस्याएं हैं, जीवन के संघर्ष है,
आकांक्षाओं की इच्छा में लड़ता हुआ आंतरिक द्वंद्व व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा रहा है। भीड़ में अकेला है और भीड़ में उसको खड़े होने की जगह नहीं है। अपनों को प्रेम दर्शाने, उसको सहयोग देने का कहां समय है। आइए इस कहानी में अब तक हमारे सामने डॉक्टर हरिराम पाठक जी बहुत अच्छे प्रकार से चर्चा कर चुके हैं। भूमिका तो अरुण जी ने ऐसी बना दी थी कि पहला चरण चलोगे तो आगे तभी तो बढ़ोगे। इन्होंने पहले चरण पर ही एक बेड की बात की थी। एक बेड की, एक की आवश्यकता है। भीड़ लगी हुई है, मरने वाले मर रहे हैं, उसके पीछे कितना संतरास है, कितनी विडंबना है, कितनी समस्याएं हैं, कहीं पर संवेदना खोजने पर नहीं मिल रही है। ये तो भूमिका आपने बनाई थी। उसके बाद माला मिश्र जी ने पूरा कई रचनाओं को लेकर के उन्होंने कभी नकेल का, कभी बेजुबान का बहुत कुछ संदर्भ लिया। मैं तो धन्यवादी हूँ अग्रज अरुण जी का और संयोजकों का कि मुझको अध्यक्ष बना दिया। हमारे गुरुजी डॉक्टर भोला नवाब तिवारी जी ने हंसकर एक प्रकार कहा था कि आ माने नहीं, धी माने बुद्धि, अक्ष माने आंख। वह पद बड़ा सुंदर होता है जहां अपनी आंख बंद कर लो, बुद्धि को भी समेट लो, केवल केवल हृदय से बोलते जाओ। तो वही तो हुआ। आप तीनों ने जो कुछ कहा उसी को तो मैं सामने कह सकता हूँ। आइए थोड़ी सी चर्चा की जाए, हृदय से की जाए। क्या है, सच है 14 कहानी संग्रहों के बाद 11 कहानियों को लिए हुए यह संग्रह हमारे सामने आया है। इस संग्रह में न जाने कितनी सफलताएं असफलताओं की ओर बढ़ती चली गई है। व्यक्ति आशाओं में डूब करके कदम बढ़ाता बढ़ाता आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन समस्याएं उसके कदम को तोड़ देती हैं, गिरा देती हैं और निराशा से यहाँ धरती से उठा भी लेती हैं। ऐसे में जूझता हुआ मैं एक कहानी का नहीं, मैं 2 चीज इस कहानी संग्रह के लिए संकेत करना चाहूंगा। इस कहानी में यदि हम देखते हैं तो बिंब का प्रबल रूप सामने आता है, और जब बिंब आता है तो अर्थबोध होता है, भावबोध होता है। हम उसमें अपनत और अपनेपन में डूबने के लिए विवश हो जाते हैं। यह बिंब विधान बड़ा विचित्र है। एक शब्द भी आप चुनिए, जब तक अंतिम चरण पर नहीं पहुंचेंगे अर्थबोध नहीं होगा। मैं कहता हूं स म चा, अब तक नहीं हुआ, जैसे रा कहता हूं अर्थबोध हो जाता है। यह स्फोट गुण है जो हमें शब्द शक्ति देता है, अभिव्यक्ति की शक्ति देता है। यही कहानियों की संवेदना है। किस प्रकार से इसमें बिंबात्मकता है, और वो बिंब सैद्धांतिक नहीं है कि हम कहें दृश्य बिंब है, ये चक्षु बिंब है, ये घ्राण बिंब है। नहीं, ये समन्वित बिंब है, गतिशील बिंब है। इनकी कहानियों में जब बिंब बनता है तो आइए देखिए, ऐसा लगेगा जैसे चलचित्र सामने चला जा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं, बीच बीच से कहानियों की चर्चा पर्याप्त हो चुकी है। कहा जाता है मनी ऑर्डर नहीं आया है, क्या हुआ है, परिवार काटना मुश्किल है। माँ बच्चों के लिए क्या कह रही है, देखिए बिंब आपके सामने चलचित्र चलेगा। बच्चों के लिए खाना बनाया, पहुंच जाइए किचन के परिवेश में, बच्चों के लिए खाना बनाया, खाना खिलाकर तीनों को सुला दिया कि स्वयं उनको तो भूख नींद दोनों न जाने कहां लुप्त हो चुकी। शायद ये दृश्य सामने आ गया होगा कि वो माँ तड़प रही है, उसको कहां जागरण कहां निद्रा कुछ नहीं है, केवल केवल संकट से घिरे हुए है। तो ये बिंबात्मकता जो हमारे निशब्द जी की कहानी में है, वो अभिव्यक्ति को प्रबल प्रवाह में बना करके हमें आंदोलित कर रही है कि वो महिला परेशान हो गई है। यह समाज कहाँ है, उठता क्यों नहीं है, उसका सहयोग कहाँ है, संवेदना कहाँ सूख गई है, सहयोग का विचार कहाँ लुप्त हो चुका है। दूसरी बात इसकी विशेषता वो हो गए, कहा जाता है कि रस जब तक ना आए तब तक साहित्य क्या, संस्कृत में काव्य, हिंदी में साहित्य क्या।
तो रसबोध जो है वो साधारणीकरण से होता है। यहाँ कहानी का साधारणीकरण देखिए, किस प्रकार रंगमंच पर देखने के बाद रामलीला में व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो राम और सीता के सामने खड़ा उस युग में हूँ। ठीक इसी प्रकार जब हम निशंक जी की कहानियों को पढ़ रहे हैं तो यथार्थ की तरल धरातल पर बहने वाली कहानियों में हम लगता है कि निशंक के उस परिवेश में है। निशंक हो न हो, लेकिन उनका परिवेश हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यदि अभी मिश्रा जी कह रही थी कि बेजुबान का है, शास्त्र में भी ऐसा कहा गया है। आइए उस घोड़े की बात, वो प्रोफेसर क्या कह रहा है उसे मैं कह रहा हूं। ऐसे में तो केदार बाबा के दर्शनों का पूरा पूर्ण इन दोनों घोड़ों खच्चरों को मिलना चाहिए। घोड़ों पर सवार होकर केदार जी के दर्शन करने से पूर्ण के वास्तविक भागीदार तो ये बेजुबान पशु। ये अंतराल तक पहुंच करके संवेदित करता है हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। यानी निर्दयता हमारी सहानुभूति के स्थान पर पूरी तरह ऊपर आ रही है। हम दूसरों के लिए बोझ बन रहे हैं, स्वार्थ में कहाँ डूबे हुए हैं और अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आइए गरीबी हटाओ का कितना गंभीर व्यंग्यात्मक निशंक जी ने चोट की है, और ये चोट यदि हम सह सकते हैं तो निश्चय ही हम सहानुभूति के धरातल पर उतर भी सकते हैं। क्या हुआ है, माँ निराशा में घर के टूट जाने पर अपने बच्चों के साथ जहर खा लेती है। तब निशंक जी की आत्मा कराहती है, चिल्लाती है और संवेदना से बोल उठती है, यदि गरीब भूखे पेट रामदेई और उनके बच्चों की तरह ESE इस प्रकार हटते रहे तो एक दिन गरीबी को सदा के लिए अपने आप ही हट जाएगी। इतना बड़ा वाक्य है ये, हमें आंदोलित करता है कि यदि हम न जगे तो गरीबी एक एक करके सबको आगे। इसी प्रकार से यदि हम आगे करें तो पश्चाताप कहानी की चर्चा भी अपेक्षित है। आज का परिवेश, संरक्षक और माता पिता अपने बच्चों को स्वच्छंद बढ़ना चाहते हैं, कहते हैं ये नई पीढ़ी है, इन्हें बढ़ने दो, आगे चलने दो, इनकी चिंतन शक्ति बहुत गंभीर है। लेकिन उसका परिणाम दुष्परिणाम में हुआ है। बेटा और बेटी दोनों ही विकार ग्रस्त हो चुके हैं, किस विडंबना से पहुंचते हैं। और उसके बाद पिता को राधिका और मोहित संस्कार विहीन होने पर माता किस तरह से दुखी है। वह कहते हैं अंत में कि सुधा चिंता के आंसू बहा रहा है, लेकिन इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनकी कहानियों में सामाजिक, व्यक्तिगत चिंतन और द्वंद्वों आदि का ऐसा चित्रण किया गया है कि हमें आंदोलित करती है। सबसे बड़ी बात जो अभी कहा गया कि वो जिस परिवेश से जुड़ी हुए हैं उस परिवेश का आकर्षण, सौंदर्य और विशेषता उनके मनों को आंदोलित करती है। जब वो महानगर दिल्ली या महानगर लखनऊ पहुंचते हैं तो वहां उनको मन जो है प्रताड़ित होकर के, पीड़ा पा करके विह्वल हो उठता है। लेकिन सारी कहानियां निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि प्रवाहमयी शैली में लिखी गई हैं, जिसमें परम बोध गम्यता है। और संक्रांति कालीन इस परिवेश के अंतर्द्वंद को चित्र करने में वे बहुत सफल हुई हैं, क्योंकि वे सामाजिक यथार्थ प्रस्तुत करना चाहती हैं। इसलिए उनकी भाषा पर यदि हम देखें तो विदेशी भाषा, चाहे अंग्रेजी है, चाहे अरबी है, चाहे फारसी है, उनके शब्दों का सहज प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज के परिवेश में उनका प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। छोटे छोटे संवाद उनकी कहानियों को ऊर्जा भरते हैं। लंबे संवाद प्रायः अभिव्यक्ति को शिथिलता प्रदान करते हैं। जैसे जिबे जुबान में उन्होंने कहा था, एक दिन में कितने चक्कर लगाते हैं? सुरेश चंद्र ने पूछा था।
2-3 चक्कर लग जाते हैं। तुम्हें महीने में पगार देता है, 300 रुपए देता है साहब मालिक। इस प्रकार संवादात्मक जो चित्रण है वो अभिव्यक्ति के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। अंत में समय सीमा में यही कहना चाहूंगा कि निशंक जी की ये रचना अन्य रचनाओं के ही समान मन को पूरी तरह से आंदोलित करने वाली है, क्योंकि इसमें वर्तमान समय की समस्याओं का विस्तार से, गंभीरता से, प्रेरक रूप से हृदय को स्पर्श करती हैं और वो आंदोलित करके कह रही हैं कि यह समाज जागो, इनसे बचो, उठो और आदर्श समाज की स्थापना करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत गर्वित हूँ नरेश जी, आपके व्याख्यान को सुनकर। सचमुच आपने डॉक्टर निशंक की आत्मा को साकार किया है। मेरा प्रणाम आपको और निशंक जी को भी। आज का हमारा ये 7वां संस्करण अपने आप में पूर्णता की ओर पहुंच गया है। आरंभ होने से पहले अनिरुद्ध ने मुझसे एक निवेदन किया था कि कल हम रंगोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो गुरु जी 4 पंक्तियां रंगों पर जरूर कह दीजिएगा, होली पर जरूर कह दीजिएगा। आप सबके लिए निमंत्रित, आप सबको मैं समर्पित कर रहा हूँ। रंग प्रेम का डाले कभी जो छूटे ना, रंग प्रेम का डाले कभी जो छूटे ना, साथी ऐसा मिल जाए कभी जो रूठे ना। फिर से कहता हूँ, रंग प्रेम का डाले कभी जो छूटे ना, साथी ऐसा मिल जाए कभी जो रूठे ना। घृणा, जलन और अविश्वास की होली करके, घृणा, जलन और अविश्वास की होली करके संबंध प्रेम का जोड़े कभी जो टूटे ना, संबंध प्रेम का जोड़े कभी जो टूटे ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली आप इस तरह से मनाएं कि आप जीवन में खुशियां लाएं। कोरोना से आप थोड़ा सा सावधान रहकर अपने जीवन में होली मनाएं। अरविंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी आप अपनी बात से समापन कर दें। अनिरुद्ध सर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको मैं जो है आमंत्रित करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और गुरुजी ने मेरा आग्रह जो है स्वीकार कर लिया, उनको बहुत धन्यवाद कि 4 पंक्तियों का जो शुरुआती आग्रह था उन्होंने मान लिया। और बाकी सभी लोगों के जो सुंदर वक्तव्य थे, इस कहानी को जब मैं कहानी संग्रह को पढ़ रहा था तो मुझे खुद भी जो है इसके भीतर जितनी संवेदनाएं उमड़ी थी वो सब कहीं ना कहीं आप लोगों के वक्तव्य में सिमटती नजर आई। तो बहुत शुक्रिया, और होली की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं फिर से एक बार सभी वक्ताओं का धन्यवाद देता हूं। आज हमारे साथ एक वक्ता हमारे जुड़ नहीं पाए तकनीकी कारणों से, उनका भी धन्यवाद। और 8वीं श्रृंखला में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। फिर नए श्रृंखला के साथ अगली रविवार पुस्तक वार्ता में मुलाकात होगी, और सभी वक्ताओं को भी होली की शुभकामनाएं और दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।